नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग वीकली एमसीक्यू क्लास के साथ मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव हो चुका हूँ। बीते कुछ दिनों में पिछले 2 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ कारणों की वजह से हम क्लास को लाइव नहीं कर पाए। लेकिन जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी करंट अफेयर्स के सेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो सभी आज इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुनील वर्मा जी का जो मोटिवेशनल कोट है वो आज के लिए चुना गया है। और सुनील वर्मा जी यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि आप वास्तविक क्षमता को परखना चाहते हैं तो ज़िंदगी में रिस्क लेना शुरू कर दें। सुनील वर्मा जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं राजस्थान स्टेट से, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर बनता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये मोटिवेशनल कोट है। इसके अलावा आप सभी भी अपने मोटिवेशनल कोट हमें सेंड कर सकते हैं, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। लेकिन अगर आपका मोटिवेशनल कोट पसंद किया जाता है सबसे ज़्यादा तो उसे मैं शामिल करूँगा अपने सेशन में। तो आज करंट अफेयर्स वीकली है। जी हाँ, 20 से लेकर 26 अप्रैल के बीच की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर पाए, और थोड़ा सा रिवीजन सेशन। इसके अलावा जिन दिनों में आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पाई हैं उन दिनों की करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के साथ ये क्लास आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो रेगुलर अपडेट्स आप चाहते हैं उसके लिए बेल जो नोटिफिकेशन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाए। आज के सेशन में क्या है, आज के सेशंस में वीकली एमसीक्यू की धमाकेदार यहाँ पर संख्या रखी गई है। मतलब बहुत सारे वीकली एमसीक्यू, मैंने संख्या को काउंट तो नहीं किया है, लेकिन 40 से 50 के आसपास जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं, क्योंकि 2 दिनों की करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर शामिल करना था, इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स को भी शामिल करना था। तो 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज ये वीडियो है, ये क्लास है जो आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव है। पूरा 1 घंटा इस वीडियो में जुड़े रहना है, क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी आप ले जाने वाले हैं अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन, क्योंकि 2 दिनों का गैप हो गया है। उसके बाद वीकली एमसीक्यू क्लास, इसी में आपकी जो क्लासेस के एमसीक्यू छूट गए थे, जो करंट अफेयर छूट गए थे, वो कवर अप हो जाएंगे। स्टैटिक क्विज रहेगा, लास्ट में आपका एमसीक्यू क्विज भी इसमें शामिल किया जाएगा। रिवीजन क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अर्थ डे के बारे में, क्योंकि ये हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। अर्थ डे की अगर हम लोग बात करते हैं, सभी को मालूम है, सभी को इसकी जानकारी अच्छे से है कि प्रतिवर्ष जो अर्थ डे आपका होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष 22 अप्रैल के दिन आपका अर्थ डे आपका सेलिब्रेट होता है, और 1970 से लगातार अर्थ डे आपका सेलिब्रेट होता चला आ रहा है। 2020 की बात करते हैं तो अर्थ डे की थीम क्या बनेगी, तो क्लाइमेट चेंज इसकी थीम बनेगी। और इस साल यानी कि 2020 में 50 साल पूरे हो चुके हैं इस महत्वपूर्ण दिन के। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल ही में किस महत्वपूर्ण दिन के इस वर्ष यानी कि 2020 में 50 साल पूरे हुए हैं। तो शुरुआत हुई थी 1970 में, तो 70 से लेकर 2020 के बीच में 50 साल यहाँ पर पूरे होते हैं अर्थ डे के। इसकी थीम क्लाइमेट एक्शन आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। इसी तारीख को 2016 में जो फेमस आपका पेरिस एग्रीमेंट है वो भी आपका साइन हुआ था। तो ये भी आप अगर साथ में याद रख सकें तो बहुत बढ़िया होगा। अब हम लोग बात करेंगे रिवीजन क्लास की, और सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमारी आदत है कि हम लोग सबसे पहले जीडीपी का जो प्रोडक्शन है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, उनको यहाँ पर सबसे पहले रिवाइज करते हैं, क्योंकि इनको याद करना आसान नहीं होता, इसलिए प्रतिदिन इनको रिवाइज करते हैं ताकि कुछ यहाँ पर जो जीडीपी का प्रोडक्शन है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा वो आपको याद हो सके। अगर मैं बात करता हूँ यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, हेडक्वार्टर इसका बनता है न्यूयॉर्क सिटी में, उसके द्वारा 2020 और 21 के लिए जो भारत की जीडीपी यहाँ पर प्रिडिक्ट की गई है वो की गई है 4.8%। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर बनता है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी आपका बनता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जीडीपी का प्रोडक्शन है वह 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में प्रेडिक्ट किया गया है। क्रिसिल की बात कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी और भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनती है, फुल फॉर्म बनता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा जो जीडीपी का प्रोडक्शन है वो रिवाइज हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा। पहले जीडीपी का प्रोडक्शन था क्रिसिल के अनुसार 5.2%, जिसे हाल ही में चेंज कर दिया गया है, उसे रिवाइज कर दिया गया है, और रिवाइज्ड जो एस्टिमेट बनता है वो बनता है 3.5%। गोल्डमैन सैक के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.6%, मूडीज के द्वारा 2.5%, आईएमएफ के द्वारा 1.9%, और एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले इसके द्वारा 3.5% जीडीपी का प्रोडिक्शन किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे घटाकर
कोरोना महामारी के बीच में सभी एजेंसीज के द्वारा, रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, वर्ल्ड की लीडिंग जो एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रेटिंग्स को यहाँ पर घटा दिया गया है। तो S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा भी इसे घटाकर 1.8% यहाँ पर कर दिया गया है। नोमुरा एजेंसी की बात करते हैं, इकलौती ऐसी एजेंसी है जिसने अभी तक भारत की जीडीपी को माइनस में प्रिडिक्ट किया है, -0.5%। इंडिया रेटिंग्स की बात करें 3.6%। फिच रेटिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो इसने भी पहले भारत की जीडीपी 4.6% प्रिडिक्ट की थी, लेकिन हाल ही में इसे घटाकर 1.8% यहां पर कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने भी यहां पर 2% से घटाकर 0.8% यहां पर फिच रेटिंग्स के द्वारा भी भारत की जीडीपी को यहां पर प्रिडिक्ट किया गया है। हाल ही में रिवाइज हुआ है ये डेटा। इसके अलावा एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की जीडीपी को प्रिडिक्ट किया गया है 1.1%। बार्कलेज के अनुसार 0.8%। तो बार्कलेज और फिच रेटिंग्स इनके द्वारा बराबर है, यानी कि 0.8% प्रिडिक्टेड बाय फिच रेटिंग्स एंड 0.8% प्रिडिक्टेड बाय दी बार्कलेज। उम्मीद है यहां तक सारी बातें क्लियर होती चल रही होंगी, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि हाँ सर यहां तक सारी बातें समझ में आ गई हैं, ये रिवीजन यहां पर कंप्लीट हुआ। आप भी एक नोट बना लीजिएगा, वहां पर जीडीपी का जो प्रोडक्शन है उसे पर डे के हिसाब से नोट करते हुए चलिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, पहले महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन यहां से शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा धमाकेदार बैटिंग करने के लिए। क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे मैं पुटअप करता जाऊंगा, आपको तुरंत के तुरंत आंसर करना है और कोशिश करना उन सभी प्रश्नों को याद रखने की, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसे याद कर पाएं। 21 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में कितने कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया? हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर्स वेयर इंडक्टेड इनटू द न्यू मध्य प्रदेश कैबिनेट ऑन अप्रैल 21, 2020? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है 5। यहाँ पर 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनके नाम जो बनते हैं मीना सिंह जी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल। तो संख्या यहाँ पर आप सभी के लिए याद रखना काफी रहेगा। 5 मंत्रियों को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में हम सभी जानते हैं कि चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान साहब ने, और इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर बनते हैं मध्य प्रदेश के, बनते हैं लालजी टंडन। चौथी बार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जब से वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के, तब से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह उनका नहीं हो पाया था, लेकिन हाल ही में अब यहाँ पर 5 मंत्रियों को अपॉइंट कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये रिवीजन क्लास है, आपको पूरी कोशिश करनी है, आंसर करना है। 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में, बिकॉज मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये भारत का हार्ट यानी कि भारत का दिल भी कहलाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश टाइगर्स की संख्या के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर्स की संख्या है वो मध्य प्रदेश स्टेट में है। 2018 के टाइगर सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स यहां पर बनते हैं। अगला प्रश्न, 20 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित देशों में से किसके बीच में या किस देश में तेल की जो कीमतें थी वो $0 के निशान से भी नीचे चली गईं? द ऑयल प्राइसेस इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज क्रेस्ड बिलो $0 मार्क ऑन अप्रैल 20, 2020? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉलर पूछा गया है तो डॉलर के केस में चीन आंसर हो नहीं सकता, इंडिया आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि चीन की जो करेंसी बनती है वो रेनमिंबी बनती है, इंडिया की करेंसी बनती है रुपया। अब ऑस्ट्रेलिया की भी डॉलर बनती है, अमेरिका की भी डॉलर बनती है, लेकिन अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो अमेरिका के द्वारा क्रूड ऑयल का काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। तो कॉमन सेंस के अनुसार हमने यहाँ पर आंसर लगा दिया है अमेरिका, और ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न, Which color has been designated to the hotspot zones identified across the country? देश भर में पहचाने जाने वाले हॉटस्पॉट जोन को किस रंग से दर्शाया गया है? अगर कोई इलाका कोरोना के तहत हॉटस्पॉट जोन अनाउंस किया गया है तो उस जोन का जो कलर होगा वो किस कलर से होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है रेड कलर। ओके, अगर बात करते हैं हॉटस्पॉट एरिया अगर रेड कलर से होगा तो सर अगर जो कोई नॉन हॉटस्पॉट एरिया होगा तो वह किस कलर से होगा? नॉन हॉटस्पॉट एरिया आपका ऑरेंज कलर से होगा। जहां पर 6 या 6 से कम कोरोना वायरस के मामले देखने को मिले हैं वो नॉन हॉटस्पॉट जोन होगा, और जहां पर 6 या 6 से अधिक कोरोना वायरस के मामले मिले हैं तो वहां पर जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा, उसे हॉटस्पॉट कहा जाएगा। ग्रीन जोन ऐसे इलाके होंगे जहां पर कोरोना वायरस के ना के बराबर आपके मामले देखने को मिले हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अगला प्रश्न, किस देश के सेंट्रल बैंक ने डीसी और ईपी नाम से अपनी डिजिटल करेंसी का परीक्षण यहां पर शुरू कर दिया है? द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज स्टार्टेड
टेस्टिंग इट्स डिजिटल करेंसी नेम्ड डीसी और ईपी। करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनता है चाइना। तो कोरिलेट करते हुए याद कीजिएगा, दुनिया में सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी उसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये मैंने आपको बताया था कि 2006 के आसपास जापान में संतोशी नागोमोतो नाम के कोई व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था। जबकि डीसीईपी नाम से जो डिजिटल करेंसी शुरू की है वो चाइना ने शुरू की है। चाइना की राजधानी बनती है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी बनती है वो रेनमिंबी बनती है। 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक गेम्स भी आपके चाइना में आयोजित होंगे, चाइना के बीजिंग सिटी में। सिंगापुर की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी बनती है सिंगापुर सिटी और यहाँ की करेंसी डॉलर बनती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैनबरा एक राजधानी बनती है, यहाँ पर राज्यों की संख्या 6 बनती है। कुछ समय पहले यहाँ के जंगलों में भीषण आग भी आपकी लगी थी, आप सभी को पता होगा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, जरा मुझे जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान जो करेंसी बनती है वो डॉलर बनती है। जापान की बात करते हैं तो टोक्यो यहाँ की राजधानी बनती है और टोक्यो ओलंपिक गेम्स जो कि 2020 में आयोजित होने थे और समर ओलंपिक गेम्स थे, अब इन्हें 2021 में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो जो जापान की करेंसी बनती है वो बनती है आपकी येन, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से भारत का अपना सेंट्रल बैंक है, नाम बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक है, नाम बनता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व सिस्टम। नेपाल का अपना सेंट्रल बैंक है नेपाल राष्ट्र बैंक। उसी तरह चाइना का भी अपना ही सेंट्रल बैंक है, नाम बनता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। हैज स्टार्टेड टेस्टिंग इट्स डिजिटल करेंसी नेम्ड डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्ट नेम बताया था डीसीईपी, इसका फुल फॉर्म बनता है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। याद रखिएगा ये भी ब्लॉकचेन पर आधारित टेक्नोलॉजी होगी जिस पर बिटकॉइन आपका चलता है और ये भी क्रिप्टोग्राफिक या क्रिप्टो करेंसी होगी या क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी पर काम करेगा और ये 1:1 के फॉर्म में होगा, यानी कि 1 रेनमिंबी इज इक्वल टू 1 डीसीईपी या जो भी चाइना की करेंसी होगी डिजिटल करेंसी होगी 1:1 में ये आपका रहेगा। चाइना की करेंसी वर्तमान में क्या है, रेनमिंबी, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टेड दी दापोरिजो ब्रिज ओवर विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इन अ रिकॉर्ड स्पेन ऑफ जस्ट 27 डेज। केवल 27 दिन के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर दापोरिजो पुल का निर्माण मात्र 27 दिनों में किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सुबनसिरी रिवर। क्या बनता है, सुबनसिरी रिवर यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। अगला प्रश्न रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अपता मित्र हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19। किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपता मित्र हेल्पलाइन और ऐप को लॉन्च किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बनता है कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं बीएस येदियुरप्पा, उनके द्वारा ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल या गवर्नर बनते हैं आपके वजुभाई बाला। तमिलनाडु की बात करते हैं तो के पलानी स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो चंद्रशेखर राव साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि टी सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर बनते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमने बात की है अपता मित्र नाम की जो एप्लीकेशन है और जो हेल्पलाइन है, इसके तहत अगर 14410 पर कॉल करेगा कोई भी व्यक्ति कर्नाटक का, तो उसे 8 बजे सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक कोई भी कोरोना वायरस के लक्षण अगर उनमें नजर आते हैं, कोई भी क्वेरी वो करना चाहते हैं, तो वो आसानी से इस हेल्पलाइन पर पूछ सकते हैं और इमरजेंसी सुविधाएं भी उन्हें इस हेल्पलाइन पर मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, विच नेशन हैज रिपोर्टेडली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। किस राष्ट्र ने कथित तौर पर अपने पहले सैन्य उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है। उनका यह पहला फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट था। इजराइल, इराक, ईरान, टर्की, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहां पर बनता है ईरान। ईरान के ऊपर यूएन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा बहुत अलग अलग तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी इस कंट्री ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट यहां पर लॉन्च किया है। ईरान की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी बनती है वो तेहरान बनती है, जबकि रियाल यहाँ की करेंसी बनती है। इजराइल की बात करते हैं तो जेरूसलम यहाँ की राजधानी बनती है, जबकि न्यू शेकिल यहाँ की करेंसी बनती है। इराक की बात करते हैं तो बगदाद यहाँ की राजधानी बनती है, जबकि दिनार यहाँ की करेंसी बनती है। और टर्की की बात करते हैं तो अंकारा यहाँ की राजधानी बनती है और लीरा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की की करेंसी क्या है, टर्की की जो करेंसी बनती है वो लीरा बनती है, राजधानी बनती है अंकारा। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने अपनी सुजलाम सुफलाम
जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। विच स्टेट हैज बिगन द थर्ड फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान स्कीम। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। आपने हमारे देश का राष्ट्रीय गीत जरूर सुना होगा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो कि हमारा गीत बनता है, राष्ट्रीय गीत बनता है। तो सुजलाम सुफलाम जो शब्द हैं वो हमारे देश के वंदे मातरम गीत से ही लिए गए हैं। सही जवाब यहाँ पर बनता है गुजरात स्टेट। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो बनते हैं विजय रूपाणी साहब, और यहाँ के जो गवर्नर आपके बनते हैं वो बनते हैं आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं, हमने अभी बताया, चौथी बार चीफ मिनिस्टर पद की उन्होंने शपथ ली है। नाम बनता है शिवराज सिंह चौहान। लालजी टंडन गवर्नर बनेंगे। उड़ीसा की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं नवीन पटनायक। इन्हें हाल ही में पेटा इंडिया अवार्ड के लिए भी चुना गया था। जबकि उड़ीसा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर बनते हैं। केरला की बात करते हैं तो पी विजयन साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जबकि आरिफ मोहम्मद खान केरल राज्य के क्या बनते हैं, गवर्नर आपके बनते हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय स्कीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये योजना आपकी 10 जून 2020 तक आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। इसे जो वर्तमान गुजरात के मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी साहब, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि वाटर ग्रिड के लिए और जो रीयूज हो सकता है, जो वेस्ट वाटर होगा, बेकार पानी होगा, उसको रीयूज करने के लिए इस योजना की यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर ये की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं गुजरात स्टेट की बात करता हूं तो भारत में सभी राज्यों में सबसे लंबी जो तटरेखा है वो आपकी गुजरात स्टेट की बनती है। ये भी याद रखिएगा गुजरात के बारे में। और गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन बनता है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, किस शहर के नगर निगम ने संयम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? विच सिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च संयम मोबाइल एप्लीकेशन? करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है पुणे सिटी, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस शहर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे अमीर, सबसे रिच या रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है, तो याद रखिएगा बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बृहत मुंबई कॉर्पोरेशन भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कलेक्शन। अगला प्रश्न, कौन सा विश्वविद्यालय संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत करेगा? Which university will start human trials of potential coronavirus vaccine? हो सकता है कि इन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली हो, लेकिन इसके असर को परखने के लिए इसको टेस्ट किया जाएगा ह्यूमंस पर। तो यह किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा? तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस कंट्री में मौजूद है? तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। अगला प्रश्न, महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संशोधन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर अटैकिंग हेल्थ वर्कर्स एज पर द न्यू प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1987? और इस संशोधन को यहाँ पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स के ऊपर, हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर, सिस्टर्स के ऊपर, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हेल्थ के लिए काम कर रहा है, सरकार के हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए काम कर रहा है और एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई भी व्यक्ति उन पर किसी भी तरह का कोई हमला करता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम उन्हें 7 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पर हो सकता है। ये डिसीजन इसके बाद लिया गया क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर ये देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स जो कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लोगों के घरों में गए थे, लोगों के मोहल्ले में गए थे, लोगों की गलियों में गए थे, तो वहां पर उन पर हमला कर दिया गया। कुछ डॉक्टर्स वहां पर घायल भी हो गए, एक डॉक्टर की शायद मौत भी हुई थी, उनके ऊपर पत्थर फेंकने की घटनाएं काफी सामने आई। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर यह अमेंडमेंट किया गया है। क्या आप इस अमेंडमेंट से, संशोधन से आप सहमत है कि ये ठीक हुआ या नहीं? तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस एंड नो लिखकर जरूर बताएं कि अगर अब कोई व्यक्ति उन पर हमला करता है तो 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान उनके लिए किया गया है। अगला प्रश्न, नागरिकों को कोविड-19 संबंधित प्रश्नों के बारे में तुरंत समाधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? Name the interactive platform launched by the Government of India to provide real-time solutions to citizens about COVID-19 related queries. ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जिसमें से सही जवाब बनता है कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा के तहत कोई भी क्वेरी है कोविड-19 को लेकर तो आप वो पूछ सकते हैं, उसका तुरंत समाधान वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर? ये एक ऑडियो बुक है
ऑडियो प्रारूप में रिलीज की गई बुक है, क्योंकि वर्तमान लॉकडाउन को देखते हुए यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में बुक्स को रिलीज करना थोड़ा सा ठीक ना रहता, और अभी बुक्स को लॉन्च या फिजिकली लॉन्च या खरीदना बेचना उतना आसान नहीं है, इसीलिए इस बुक को ऑडियो फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑडियो फॉर्मेट बुक टाइटल हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, सलमान रिश्दी, सुधा मूर्ति, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है सुधा मूर्ति जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है और हाल ही में इसका ऑडियो फॉर्मेट यहाँ पर रिलीज हुआ है। चेतन भगत साहब की बात करें तो भारत के सबसे युवा और सबसे पॉपुलर राइटर्स में से एक हैं। इनकी कुछ किताबें हैं जो आप लोग नोट कर लें, एक जगह लिख लें और इन्हें समय समय पर रिवाइज करते रहें, क्योंकि बुक एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। जैसे कि पहली बुक इनकी बनती है वन नाइट एट दी कॉल सेंटर, सेकंड जो बुक इनकी बनती है वो बनती है टू स्टेट्स, थर्ड बुक की बात करते हैं तो थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, फोर्थ की बात करते हैं तो रेवोल्यूशन 2020, 5 पॉइंट समवन, इसके अलावा व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि चेतन भगत की काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर बुक्स बनती हैं। इसके अलावा सलमान रुश्दी साहब की दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण बनती हैं, एक तो बनती है सस्टेनिक वर्सेस और दूसरी बनती है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों किताबें और कई एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न, हु रिफर्ड एज द सिविल सर्वेंट्स एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? किसने सिविल सेवकों को, जो लोग आईएएस पीसीएस की एग्जाम को पास करते हैं, भारत के सिविल सेवक बनते हैं, उनको भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। किस भारतीय नेता ने या किस प्रसिद्ध महापुरुष ने भारत के सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था? तो सही जवाब यहाँ पर बनता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा सिविल सर्विसेज को यहाँ पर एड्रेस किया गया था। उनके साथ उन्होंने एक सेशन को कंडक्ट किया था, इसी वजह से 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे आपका मनाया जाता है। पहला फंक्शन सिविल सर्विसेज डे का 2006 में हुआ था विज्ञान भवन में, ये भी याद रखिएगा, जो कि नई दिल्ली में आपका मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। 31 अक्टूबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आपके बनते थे स्वतंत्र भारत में। भारत के अंतिम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा बनती है माई कंट्री माई लाइफ। ये बुक काफ़ी और कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी या किसने उनको सरदार की उपाधि दी थी? इस तरह का प्रश्न इतिहास में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह के सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाने के परिणाम स्वरूप उनको सरदार की टाइटल नवाजा था या उन्हें सरदार कहा था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अहमदाबाद के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के ऊपर साधु बेट आइलैंड पर 182 मीटर ऊंची ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका खड़ा हुआ है, जो कि सरदार पटेल जी को ही डेडिकेटेड है। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सती बुर्ज आपका स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज दी सती बुर्ज लोकेटेड? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। सिटी क्या बनेगी, किस शहर में मौजूद है? तो जरा मुझे सिटी टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, वेयर इज अरुण जेटली स्टेडियम लोकेटेड? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम का जो पुराना नाम बनता है वो बनता है आपका फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के सम्मान में, जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं अमृतसर से, लेकिन वहां से वो हार गए थे, अरुण जेटली जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, जो कि आपका कहाँ मौजूद है? दिल्ली शहर में आपका मौजूद है। तो इस हिसाब से नन ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में ईडन गार्डन मौजूद है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। गुजरात के अहमदाबाद में भारत और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, नाम बनता है मोटेरा, जिसे हम लोग सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम मौजूद है, जो कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी बनता है। जी हाँ, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर बनता है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इंदौर में अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी आपका मौजूद है।
अगला प्रश्न, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ पर बनता है? लावणी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है महाराष्ट्र। लास्ट क्लास में मैंने 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के जो फोक डांसेस बनते हैं उनको लर्न कराया था, तो आज भी वही सिलसिला जल्दी से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। अगर मैं बात करता हूं असम राज्य के प्रसिद्ध नृत्यों की, तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि असम की बहू बेगम रंभा भोरताल गई। मैंने आपको बताया था ना कि असम की बहू बेगम रंभा भोरताल गई। अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं तो 3 महत्वपूर्ण जो फोक डांस हैं, असम की बहू, तो बहू से याद रखेंगे बिहू। बेगम रंभा की बात करते हैं तो बाघू रुम्बा यहाँ पर सही होगा, और भोरताल की बात करते हैं तो ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बनता है भोरताल। आगे बात करते हैं गुजरात की, तो गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि गरीब टप्पू ने गुजरात में डांडिया खेला। तो गुजरात के 3 प्रसिद्ध जो फोक डांस आपके बनते हैं, फेमस डांस बनते हैं, गरबा, टिप्पणी और डांडिया, ये यहाँ पर आपको इससे आसानी से याद होंगे। गरीब से गरबा याद रखिएगा, टप्पू से आपको याद रखना है टिप्पणी, गुजरात का मतलब है गुजरात राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य, और डांडिया खेला तो मतलब डांडिया लोक नृत्य। उम्मीद है यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आ गया होगा, क्योंकि ये रिवीजन सेशन था, इसमें कुछ नया नहीं था। हम प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर रहे थे क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप भी आपका हो गया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर्स क्लास की तरफ, और 2 दिन की जो आपकी क्लास रह गई थी उनसे संबंधित प्रश्न भी शामिल कर लिए गए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं। अभी आपकी जो क्लास बाकी है उसमें बहुत सारी नॉलेज आप लोग यहाँ पर गेन करने वाले हैं। आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं जो कि आज आपको यहाँ से इस क्लास से मिलने वाला है। तो इस सेशन के लास्ट तक आपको जुड़े रहना है, और अंत में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे उसका आंसर भी करना है। अगर यहाँ तक ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो भैया लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत बरतिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाने में मैं कंजूसी नहीं बरतूंगा, आप भी कोई कंजूसी मत बरतिए। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, जल्दी से, अगर अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया जल्दी से कर लें, ठीक है। आप सभी रेडी हैं तो बी रेडी लिखकर बताइए, और करंट अफेयर्स वीकली के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेश MCQ की सीरीज आप सभी के साथ यहाँ पर शुरू हो रही है। हम सभी जानते हैं कि 24 तारीख को सचिन तेंदुलकर साहब का जन्मदिन था, और सचिन तेंदुलकर जिन्हें हम द गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं, उनका जन्मदिन था। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए फ्रेम किया है कि विच बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा यहाँ पर बनती है? ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन है प्लेइंग टू विन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, 281 एंड बियॉन्ड, या इनमें से कोई नहीं। ये बुक मैंने कई बार आपको अपने सेशंस में बताई है, लगातार बताई है। अगर आप मेरे सेशंस को प्रतिदिन देखते हैं और फोकस के साथ स्टडी करते हैं तो आप आंसर तुरंत बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का आंसर यहाँ पर गलत नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस में आपको परेशान करने का पूरा प्रयास किया है। आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हैं, और जल्दी से बुक का नाम टाइप करके बताइए, क्योंकि सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। प्लेइंग टू विन किताब की बात करते हैं तो ये साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी बनती है, जो कि आपकी एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की मैं बात करता हूं तो ये ऑटोबायोग्राफी बनती है युवराज सिंह की, और इसी बुक से याद रखिएगा द रेस ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी बनेगी। द रेस ऑफ माई लाइफ तो मिल्खा सिंह साहब की ऑटोबायोग्राफी बनेगी, जिन्हें हम लोग द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अगर इस ऑटोबायोग्राफी की बात करता हूं तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली साहब की आत्मकथा बनती है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगली बुक है 281 एंड बियॉन्ड, ये ऑटोबायोग्राफी आपकी बनती है VVS लक्ष्मण साहब की। सचिन तेंदुलकर साहब की ऑटोबायोग्राफी बनती है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। यहाँ पर आपको किताब परिचित हो रही होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेइंग इट माई वे। बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर उन्होंने इस किताब को लिखा था। सचिन तेंदुलकर साहब के जीवन पर एक नज़र डालेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारियों को यहाँ पर समेटने का प्रयास करेंगे। सचिन तेंदुलकर साहब का पूरा नाम बनता है सचिन रमेश तेंदुलकर। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। इनका ODI डेब्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, वनडे इंटरनेशनल में 50-50 ओवर की लिमिटेड क्रिकेट में इनका जो पदार्पण हुआ था, डेब्यू हुआ था, वो 18 दिसंबर 1989 को हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, और इनका टेस्ट डेब्यू भी 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ था। इसके अलावा इनके जीवन के बारे में कुछ और चीज़ें, नेम्ड आफ्टर द लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन बाय हिज फादर। सचिन तेंदुलकर साहब का जो नाम सचिन है वो इनके पिता ने, जो दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, नाम बनता है उनका सचिन देव बर्मन।
तो इनका नाम सचिन देव बर्मन साहब के नाम पर सचिन रखा गया था, जो कि एक फेमस लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आपके रहे हैं। इनके कोच का नाम बनता है रमाकांत आचरेकर साहब। 2019 जनवरी के महीने में इनकी डेथ हो चुकी है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, स्कोर दी फर्स्ट एवर डबल 100 इन ओडीआईज ऑन February 24, 2010। ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्रिकेट ग्राउंड बनता है। जी हाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश के क्रिकेट ग्राउंड पर 24 फरवरी 2010 को क्रिकेट वर्ल्ड, अगर मैं बात करता हूं क्रिकेट की दुनिया में 50-50 ओवर के लिमिटेड क्रिकेट में पहला दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ही हैं, और वर्तमान में सबसे ज्यादा बार दोहरा शतक जमा चुके खिलाड़ी बनते हैं रोहित शर्मा, वो भी आपके मुंबई से ही बनते हैं। सचिन के जीवन पर आधारित कुछ और चीजों को यहां पर जरूर देखेंगे। कुछ फेमस अवार्ड्स यहां पर देख लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। 1997 और 98 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में खेल की दुनिया में, भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा। 1999 में इन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2001 में सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2008 में सचिन तेंदुलकर को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बन सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1997 में इन्हें विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। विजडन एक मैगजीन है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इसे बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। जी हाँ, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की विजडन मैगजीन को बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें 1997 में चुना गया था। 2019 में इन्हें आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था, और 2020 बिल्कुल हाल ही में, इसी साल की अगर हम लोग बात करते हैं, 2020 में इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट्स 2000 से लेकर 2020 के बीच में 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था, और उस समय का जो आपका बेस्ट मोमेंट बनता है, जो कि क्रिकेटर्स के दिमाग में आज भी बना हुआ है, क्रिकेटर जो क्रिकेट फैंस हैं उनके दिमाग में आज भी बना हुआ है कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने उनको कंधे पर बैठाकर चीयरअप किया था, तो वहाँ पर बेस्ट मोमेंट यहाँ पर बनता है, उसके लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन्हें दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। Which Indian bank has been ranked among top 5 best large workplaces in Asia 2020 by Great Place to Work Institute? Great Place to Work Institute द्वारा किस भारतीय बैंक को एशिया में टॉप 5 बेस्ट लार्ज वर्क प्लेस इन एशिया 2020 में स्थान दिया गया है? मतलब कि पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में 5 ऐसी जगह हैं जो वर्क प्लेस के लिए सबसे बेटर हैं। तो टॉप 5 में कौन सा भारतीय बैंक है? पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो भारत का सबसे पहला जो पेमेंट बैंक बनता है वो बनता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, या यूँ कहूँ कि पेमेंट्स बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी बनती है 200 करोड़, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फिनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं, स्मॉल फिनेंस बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 100 करोड़ आपकी बनती है। एसबीआई की बात कर लेते हैं। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई बनता है, रजनीश कुमार जी वर्तमान चेयरपर्सन इसके बनते हैं। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ जरूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 फरवरी 1917 में काम करना शुरू किया था। इसके वर्तमान एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं नितिन चुग साहब। नितिन चुग साहब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनते हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में आपका मौजूद है, और इस बैंक की जो होल्डिंग कंपनी बनती है, पेरेंट कंपनी बनती है, वो बनती है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 करोड़ होती है, ये मैंने आपको अभी बताया। 100 करोड़ स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और 200 करोड़ पेमेंट्स बैंक के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो टैगलाइन बनती है वो बनती है बिल्ड अ बेटर लाइफ। नोट कर लीजिएगा, बिल्ड अ बेटर लाइफ, दिस इज द टैगलाइन ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने ही रहा। वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस भुगतान ऐप के साथ यहां पर साझेदारी की है? Vodafone Idea has partnered with which payment app to launch रिचार्ज साथी प्रोग्राम? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे या इनमें से कोई नहीं? तो एक कार्यक्रम यहां पर शुरुआत करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया मिलकर एक कार्यक्रम शुरू करेंगे, नाम बनता है रिचार्ज साथी। इसके लिए उन्होंने एक भुगतान ऐप यानी कि पेमेंट ऐप से पार्टनरशिप की बात कही है और वो पेमेंट ऐप की बनती है आपकी पेटीएम। पेटीएम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पेटीएम कंपनी के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। पेटीएम की बात करेंगे तो पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स भुगतान प्रणाली और एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो है ही, एक ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम तो है ही इनका, और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी भी आपकी बनती है पेटीएम। पेटीएम का हेडक्वार्टर बनता है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। पेटीएम के फाउंडर यानी कि संस्थापक सीईओ और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट बनते हैं, नाम बनता है विजय शेखर शर्मा जी, नाम याद रखिएगा। पेटीएम कंपनी की बात करते हैं तो इसमें चाइना के अलीबाबा ग्रुप के 42% हिस्सेदारी इसमें पेटीएम की अलीबाबा ग्रुप की है। तो चाइना के अलीबाबा ग्रुप की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पेटीएम में बनती है 42%, और 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि विजय शेखर शर्मा साहब का है, इसमें उनकी हिस्सेदारी बनती है 38%, और जापान के सॉफ्ट बैंक की इसमें हिस्सेदारी बनती है 20%, याद रखिएगा। ये पेटीएम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, मोबाइल एप्लीकेशन ई कार्यालय किस संस्था के द्वारा भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही के लिए शुरू किया गया है? भौतिक स्पर्श का मतलब है कि हैंड टू हैंड हमें फाइलें ना देनी पड़े, मतलब एक हाथ से फाइल दूसरे हाथ में ना देनी पड़े, ताकि कोरोना की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि फाइलों और दस्तावेजों के माध्यम से कोरोना वायरस आपका फैल जाए। तो बिना किसी फिजिकल टच के मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ई कार्यालय। हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है? फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स, ताकि आसानी से फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जा सके और डॉक्यूमेंट्स को भी भेजा सके बिना फिजिकल टच के। CISF, DRDO, BSF, ITBP, इनमें से कोई नहीं। ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया है CISF ने। DRDO का फुल फॉर्म बनता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई 1958 में, हेडक्वार्टर बनता है नई दिल्ली में, और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान चीफ बनेंगे। BSF की बात करते हैं, फुल फॉर्म बनता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर गश्त लगाता है। ITBP की बात करते हैं तो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो भारत और चीन सीमा पर ITBP के जवान आपके तैनात रहते हैं। अब बात करेंगे CISF की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, यहाँ पर हम बात करेंगे। इसका मोटो बनता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जी हाँ, संरक्षण और सुरक्षा, ये मोटो है, आदर्श वाक्य बनता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। भारत में टोटल 7 आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, जी हाँ, भारत में टोटल 7 आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, जिनमें से CISF आपकी एक बनती है। यह आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली यहाँ पर बनता है। तो CISF के बारे में ये रही कंप्लीट जानकारी आप सभी के लिए। होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं, तो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी, तो कंट्रोलिंग वहां से आपकी होगी। आगे बात करते हैं। विच इंडियन शटलर हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द BWF's IM बैडमिंटन कैंपेन? BWF के IM बैडमिंटन अभियान के राजदूत के रूप में किस भारतीय शटलर को नामित किया गया है? साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, पारुपल्ली कश्यप, PV सिंधु या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब यहाँ पर बनता है PV सिंधु। PV सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर चुना गया है। अब BWF क्या बनता है? BWF का फुल फॉर्म बनता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF का फुल फॉर्म बनता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये आपकी एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन को पूरी दुनिया में कंट्रोल करने के लिए ये संस्था आपकी काम करती है। संस्था की स्थापना 1934 यानी कि 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बनता है कुआलालंपुर मलेशिया में, और वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के 194 मेंबर कंट्री यहाँ पर बनते हैं। तो नोट इसको कर लीजिएगा, इसके टोटल मेंबर कितने बनते हैं? 194 इसके मेंबर बनते हैं। हेडक्वार्टर इसका बनता है कुआलालंपुर मलेशिया।
रिंगिट मलेशिया की करेंसी बनती है। स्थापना हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की 1934 में। मैक्स टू मैक्स आपके एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कुआलालंपुर मलेशिया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के साथ अपना तीसरा वीडियो सम्मेलन कब आयोजित करेंगे? When will Prime Minister Narendra Modi hold his third video conference with the chief ministers and the coronavirus with the chief minister on coronavirus lockdown? तो तीसरा वीडियो सम्मेलन सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पर तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस बात का निर्णय लिया जा सकता है कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन खत्म किया जाए या उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, या लॉकडाउन खत्म करने के बाद किस तरह से योजना को आगे बढ़ाया जाए, या भारत में अब हमें किस तरह की योजना पर काम करना है सभी राज्यों को मिलकर। तो ये उनकी जो थर्ड जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होंगी कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, वो आपकी 27 अप्रैल को होगी। हो सकता हो ये एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट ना बने, क्योंकि 27 अप्रैल गुजर जाने के बाद कोई ये नहीं पूछने वाला कि पहला वीडियो कॉन्फ्रेंस कब हुई, सेकंड कब हुई और थर्ड कब हुई। लेकिन अभी 27 तारीख आने वाली है, इस वजह से आपकी जानकारी के लिए यहां पर ये मैंने प्रश्न डाल दिया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में कोरोना वायरस के लिए 2 बिल्लियों का परीक्षण जो रहा वो सकारात्मक रहा? 2 cats टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस इन विच सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, शिकागो, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न की अगर मैं बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कई बार एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक बार एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि आलिया भट्ट की जो एक आपकी एक्ट्रेस बनती हैं उनकी नेशनैलिटी क्या है, इसके अलावा इनमें से किस पर्टिकुलर अभिनेता का संबंध इलाहाबाद शहर से है। तो कई बार क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, ये केवल आपकी अवेयरनेस को जानने के लिए होते हैं। लेकिन कोरोना वायरस से संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं तो पेट्स में यानी कि पालतू जानवरों में ये पहला ऐसा मामला है जो अमेरिका में देखने को मिला है। यानी कि अमेरिका के पालतू जानवरों में पहली बार 2 बिल्लियों में जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट रहा वो पॉजिटिव रहा। ये दोनों बिल्लियां किस शहर में, किस परिवार के या किस शहर के परिवार में पाई गई? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक परिवार में 2 बिल्लियां यहाँ पर कोरोना वायरस के लिए टेस्ट पॉजिटिव आपकी पाई गई। न्यूयॉर्क सिटी को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। वॉशिंगटन डीसी की बात करते हैं तो डीसी का फुल फॉर्म बनता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, जो कि एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट आपका बनता है। ये अमेरिका की राजधानी भी बनती है और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर के किनारे मौजूद है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अमेरिका में राज्यों की कुल संख्या कितनी बनती है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लॉस एंजलिस में 2024 के जो आपके जो ओलंपिक गेम्स है वो आपके लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में होंगे और 2024 में जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले हैं, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अमेरिका के बारे में कुछ जरूरी जानकारी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले भी डिस्कस हुआ है लेकिन एक बार रिवीजन करेंगे। अमेरिका को आज़ादी कब मिली? अमेरिका को आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776 को। हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, अमेरिका सेलिब्रेट करता है 4 जुलाई को। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अमेरिका इज द कंट्रीज कंसिस्टिंग टू द 50 स्टेट्स। अमेरिका में टोटल जो राज्यों की संख्या बनती है वो 50 बनती है और यहाँ पर एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी है जिसे हम लोग कहते हैं वॉशिंगटन डीसी। अगर हम बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी, तो वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर बनता है IMF का और वर्ल्ड बैंक का। अमेरिका दुनिया का पहला कंट्री था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर डेवलप किया था और जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अमेरिका यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें एक परमानेंट मेंबर अमेरिका भी बनता है। भारत काफ़ी लंबे समय से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग करता आ रहा है। अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क बनती है, इसे हम लोग बिग एप्पल कहते हैं। अमेरिका की नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश वहाँ की नेशनल लैंग्वेज आपकी बनती है। वर्तमान जो प्रेसिडेंट आपके बनते हैं वो बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, याद रखिएगा। ये अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है ये संख्या मुझे टाइप करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6 महीने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। माइक पेंस वहां के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट आपके बनते हैं, जबकि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका की नेशनल बर्ड की बात करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनता है बाल्ड ईगल और अमेरिका का जो नेशनल गेम बनता है वो बनता है बेसबॉल, इसको भी नोट कीजिएगा।
दुनिया में सबसे पहली बार चांद पर कदम रखने वाला जो व्यक्ति था वो अमेरिकन था और उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन के तहत उन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। और ये भी याद रखिएगा कि भारत की तरफ से चांद पर कदम रखने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था राकेश शर्मा जी। फेमस रॉकी माउंटेन की बात करते हैं तो ये अमेरिका में ही मौजूद है। तो ये रही अमेरिका के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द नेशनल शिपिंग बोर्ड? ऑप्शन आप सभी के सामने है, मालिनी शंकर, मालिनी अवस्थी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पर बनता है मालिनी शंकर। मालिनी अवस्थी की बात करते हैं तो ये आपकी एक प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर भी हैं। राजीव कुमार की बात करते हैं तो वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बनते हैं। राजीव कुमार जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अमिताभ कांत जी की बात करते हैं तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसके वर्तमान सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं अमिताभ कांत जी। नीति आयोग की बात करते हैं तो इसके चेयरमैन हमेशा होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन की जगह भारत में काम करना शुरू किया था और भारत में एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस देने वाली एक संस्था है जो कि भारत में नीति बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए जानी जाती है। अगले प्रश्न से पहले हम लोग नेशनल शिपिंग बोर्ड के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। नेशनल शिपिंग बोर्ड इज एन एडवाइजरी बॉडी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द शिपिंग एंड शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट्स। तो भारत में शिपिंग का मतलब होता है कि जहाज़ों के माध्यम से वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह उनका यातायात होना या उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और भारत में जो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बंदरगाहों का निर्माण है, इस तरह की चीज़ें, तो इसमें एडवाइस देने का जो काम है वो नेशनल शिपिंग बोर्ड आपका करता है। इसका हेडक्वार्टर बनता है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? Who among the following reported that the air pollution in India has reached a 20-year low? हम सभी जानते हैं कि भारत में लगभग अब 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन हुए, और लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है और भारत में जो लॉकडाउन किया गया है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड और काफ़ी कठोर लॉकडाउन है। तो ऐसी कंडीशन में हर तरह का यातायात बंद है, हर तरह की फैक्ट्री बंद है, हर तरह का प्रोडक्शन बंद है, हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटी बंद है। हम सभी को ये बोला गया है कि आप अपने घरों पर ही रहिए, अगर आपको कोरोना को हराना है तो आपको घर पर ही रहना होगा। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह का प्रोडक्शन ना होने की वजह से भारत की जो नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा नदी हो और चाहे वो यमुना नदी हो, यहाँ के पानी में भी शुद्धता देखने को मिली है। इनका पानी भी साफ हुआ है क्योंकि बहुत सारा हज़ारों टन कचरा प्रतिदिन इन नदियों में गिराया जाता है, जिससे इन नदियों में जो वाटर पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने अभी पीछे देखा है कि यमुना नदी काफ़ी साफ़ हो गई है, पॉल्यूशन का लेवल यमुना नदी में काफ़ी कम हो गया है। और इसी तरह भारत का जो वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है, ये 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया। इसकी जानकारी किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है? इसकी जानकारी हाल ही में नासा ने दी है। जिस तरह से नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, उसी तरह इंडिया की जो स्पेस एजेंसी बनती है वो इसरो बनती है। इसरो का फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर याद ना हो फुल फॉर्म तो मेरे साथ रिवाइज कर लिया करिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तारीख बनती है 15 अगस्त। वर्तमान में के सिवान इसरो के चेयरमैन बनते हैं, चीफ बनते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर आपका बनता है बेंगलुरु सिटी में। बेंगलुरु शहर के 4 निकनेम हैं। पहला निकनेम बनता है स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर मौजूद है, इसलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसरो के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। तारीख बनती है 1 जनवरी। 1 जनवरी को सेलिब्रेट होता है डीआरडीओ डे। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसको देखते हैं, इसको हेड करते हैं। जिस तरह से भारत में इसरो, अमेरिका में नासा, उसी तरह से जापान में जाक्सा नाम की स्पेस एजेंसी आपकी काम करती है। नासा जो स्पेस एजेंसी बनती है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी यहाँ पर बनती है। नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाम लर्न ना हो तो एक लिस्ट जरूर बनाइएगा शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म की, और वहां पर सभी शॉर्ट फॉर्म्स को नोट कीजिएगा और उन्हें लर्न करने का प्रयास कीजिए। नासा का फुल फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मोटो बनता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल।
नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर बनता है वाशिंगटन डीसी में। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है नासा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे। 23 अप्रैल 2020 को किस राज्य ने खोंगजोम दिवस मनाया? विच स्टेट ऑब्जर्व खोंगजोम डे ऑन अप्रैल 23, 2020? अब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने ये इंपॉर्टेंट पहली बार सुना हो, तो इसके बारे में कंप्लीटली यहाँ पर अच्छे से जान लीजिएगा। खोंगजोम दिवस की बात करते हैं, 23 अप्रैल को मनाया गया। पहली चीज़ तो ये नोट करनी है, किस राज्य में मनाया गया? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। मणिपुर के वर्तमान चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है? जरा जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मणिपुर की जो गवर्नर बनती हैं वो एक लेडी हैं, विमेन हैं, याद रखिएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो वहीं पर खोंगजोम डे आपका मनाया जाता है 23 अप्रैल को, और अभी हाल ही में मनाया भी गया। अब आप कहोगे सर ये है क्या? The day is observed to pay tribute to the warriors who fought in 1891 Anglo-Manipur War, which was an armed conflict between Kingdom of Manipur and the British government. तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट उस समय, हम अगर बात करते हैं 1891 में हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेजी सेना के बीच में और मणिपुर की किंगडम के बीच में वहाँ पर एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, और इस युद्ध में उनके बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए थे। किंगडम ऑफ मणिपुर के बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के स्वरूप यहाँ पर ये डे मनाया जाता है। इस युद्ध का अंत 27 अप्रैल को ही हुआ था, याद रखिएगा, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, जबकि किंगडम ऑफ मणिपुर के जो योद्धा थे इसमें हार गए थे। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर हर साल ये डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? When was the English language day observed? April 24th, April 22, April 23rd या April 21st? इंग्लिश लैंग्वेज डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी, ऐसा कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर बनता है 23 अप्रैल, इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंग्लिश लैंग्वेज डे को शुरू किया था या इसकी स्थापना की थी यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने। 2010 से इंग्लिश लैंग्वेज डे आपका मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि सेलिब्रेट मल्टीलिंग्विस्टिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। पूरी दुनिया में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और अलग अलग भाषाओं का जो प्रयोग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए 23 तारीख जो आपकी मानी जाती है वो ट्रेडिशनली ऐसी मान्यता है, पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि ये बर्थडे भी है और डेथ डे भी बनती है विलियम शेक्सपियर साहब की। तो उनके जन्म और उनकी मृत्यु दिन 23 अप्रैल है, इसी वजह से इस दिन को इंग्लिश लैंग्वेज डे के लिए आपका चुना गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था, तब आपका जवाब क्या होगा? व्हेन वाज द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कठिनाई होने वाली है। भारत में पहले पंचायतों को कोई ज़्यादा कानूनी शक्तियां नहीं मिली थी, ना ही कोई खास आपकी संवैधानिक शक्तियां आपकी मिली हुई थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को यहाँ पर एक संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं, और इसी वजह से आपका नहीं ये 3 अप्रैल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 24 अप्रैल, इसको करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर रॉन्ग है। ओके चलिए, यहाँ पर सारी डिटेलिंग है तो बाकी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस आपकी हो जाएंगी। नेशनल पंचायती राज दिवस की बात करते हैं तो इसे अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2020 को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन हुआ था और ये अस्तित्व में आया था। अमेंडमेंट हैड गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुल मिलाकर जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उन्हें संवैधानिक जो स्टेटस है या संवैधानिक जो एक प्रमाण है या उनकी जो एग्जिस्टेंस जो बनती है, उन्हें जो शक्तियां हैं या संवैधानिक शक्तियां हैं वो इसी के माध्यम से प्रदान की गई थी। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है और स्वामित्व स्कीम को भी शुरू किया गया है। इन योजनाओं के तहत गांव में ड्रोन के माध्यम से जो ज़मीनी जो बंटवारा है, या यूँ कहें कि अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम है या कोई विवाद है, ज़मीन को लेकर काफ़ी विवाद है, तो वहाँ पर जो मैपिंग होगी खेतों की, एग्रीकल्चरल फील्ड्स की जो मैपिंग होगी वो ड्रोन के माध्यम से होगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक के माध्यम से लोन भी लिया जा सकता है। तो गाँव के लोगों तक और सुविधाएं और सर्विसेज पहुंचाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना की शुरुआत यहां पर की गई है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ये उड़ीसा दिवस के नाम से, उड़ीसा राज्य की स्थापना के लिए
7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसी दिन WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर बनता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और वहीं पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर बनता है। नेशनल मैरीटाइम डे राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और विश्व समुद्री दिवस आपका मनाया जाता है 24 सितंबर को। CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसकी बरसी होती है, याद रखिएगा। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था जब जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाई थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर। 18 अप्रैल पर वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, यानी कि विश्व वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब विरासत होता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को आपका होगा। और भारत में इस समय कुल कितनी विश्व विरासत स्थल की जगह बनती हैं, तो याद रखिएगा भारत में टोटल 38 विश्व विरासत स्थल आपके बनते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है, और सिविल सर्विसेज डे इंडिया में इसलिए मनाया जाता है 21 अप्रैल को क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत के पहले होम मिनिस्टर और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो IAS IPS अधिकारी थे उनको एड्रेस किया गया था। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 23 अप्रैल को होता है वर्ल्ड बुक डे, और इसी दिन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी होता है। विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन और डेथ डे भी यही है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस होता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे होगा। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे होगा। 28 अप्रैल जो आने वाला है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये इंपॉर्टेंट डे आपका मनेगा। तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट इंपॉर्टेंट डेज की बनती है अप्रैल के महीने में, इसे लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया है, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर डेवलप किया है जिसके तहत एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड के अंदर कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है? जी हाँ, अ प्रोफेसर फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज डेवलप्ड सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट कोविड-19 विद इन 5 सेकेंड्स यूजिंग एक्सरे, यानी कि एक्सरे के इस्तेमाल से 5 सेकंड के अंदर ये पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस पॉजिटिव है या वो व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं है। पूरा लंबा समय यहाँ पर नहीं लगेगा। इस बात को अभी कथित तौर पर कहा गया है, इस बात की भी पुष्टि ICMR की तरफ से नहीं हुई है, और ये प्रोफेसर आपके बनते हैं IIT रुड़की से। अगर मैं बात करता हूं भारत की फर्स्ट IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो भारत की पहली IIT कौन थी, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और IIT रुड़की के एक प्रोफेसर ने 5 सेकंड के अंदर एक्सरे के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को यहाँ पर डेवलप करने का दावा जताया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश RBI से 400 मिलियन ऋण स्वैप सुविधा की मांग कर रहा है? विच कंट्री सीकिंग 400 मिलियन डेट स्वैप फैसिलिटी फ्रॉम द RBI? ऑप्शन आप सभी के सामने बनता है। भारत का पड़ोसी कंट्री ही है, और करेक्ट आंसर बनता है श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में दो तरह से आपका डिवाइडेशन होता है। एक तो होता है मन्नार की खाड़ी, यानी कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, तो याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी अलग करती है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी आपकी स्ट्रेट मौजूद है, तो याद रखिएगा पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि स्वैप फैसिलिटी कहते किसे हैं? ये एक बैंकिंग का टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म बनता है। मैं देखना चाहूँगा कि आपकी नॉलेज किस लेवल की है। तो इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी व्यक्ति स्वैप फैसिलिटी के बारे में जानते हैं वो मुझे ज़रूर टाइप करके बताएं कमेंट बॉक्स में। कल हम लोग डिटेल में स्वैप फैसिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे अपने सेशन में। करेक्ट आंसर यहाँ पर श्रीलंका बनता है। श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रीलंका की जो करेंसी बनती है वो बनती है रुपया, जबकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनती है वो बनती है श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में शशांक मनोहर साहब का जो कार्यकाल है वो कोविड-19 महामारी के कारण कुछ महीनों तक बढ़ने की संभावना है? क्योंकि इस समय पे नए व्यक्ति को अपॉइंट करना अभी थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 के प्रकोप को झेल रही है। तो हो सकता है शशांक मनोहर साहब का जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया जाए। तो शशांक मनोहर's term as the chairman of which of the following organization is likely to get extended for a few months due to COVID-19 pandemic? ICC के वो चेयरमैन है, या BCCI के चेयरमैन है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन है, या फिर WBWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के चेयरमैन है? तो करेक्ट आंसर पर बनता है ICC। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे शशांक मनोहर साहब वर्तमान में ICC के चेयरमैन हैं। ICC का हेडक्वार्टर आपका बनता है दुबई में।
और अब हो सकता है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच में इनके कार्यकाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है वो बीसीसीआई बनती है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट बनते हैं सौरव गांगुली। अगला प्रश्न, शशांक मनोहर's term as the chairman of ये तो चलो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम ऑन अप्रैल 24, 2020। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना की शुरुआत की है, लॉन्च किया है? स्वामित्व स्कीम, समस्या स्कीम, पंचायती राज स्कीम, सहयोग स्कीम या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी अभी आपको कुछ 3-4 प्रश्न पहले ही बताया था, जहां पर मैंने पंचायती राज दिवस के बारे में बताया था कि वहां पर ई ग्राम पोर्टल लॉन्च किया गया है और स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से ड्रोन के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से ड्रोन की सहायता से जो मैपिंग है एग्रीकल्चरल फील्ड की वो कंडक्ट होगी और जो भी जमीनी विवाद है लोगों के बीच में उनको सुलझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। एक ऑबिचुरी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। हाल ही में उषा गांगुली जी का निधन हो गया है, उनका पेशा क्या था, उनका प्रोफेशन क्या था? ये काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस ये पर्सनैलिटी रही हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ उषा गांगुली हु पास्ड अवे रिसेंटली? क्या ये एक थिएटर डायरेक्टर थी? क्या एक क्लासिकल सिंगर थी? क्या एक सितार प्लेयर थी? क्या एक स्टोरी राइटर थी? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बनता है थिएटर डायरेक्टर। हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनकी फील्ड याद रखिएगा कि उषा गांगुली जी का हाल ही में निधन हो गया है और वो एक प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर आपकी रही हैं। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है या गोल्डन फाइबर आपका कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? कॉटन यानी कि कपास, जूट, सिल्क, रेशम, वूल यानी कि ऊन। कॉटन की अगर मैं बात करता हूं तो कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन की जो खेती होती है, कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में काफ़ी अच्छी होती है, या कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेहतरीन आपकी मानी जाती है। यहाँ पर जो सही जवाब बनता है वो जूट बनता है। कॉटन के बारे में एक और जानकारी याद रखिएगा कि कॉटन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? तो कॉटन प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, जबकि जूट के उत्पादन से जुड़ा हुआ है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। याद रखिएगा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन तो जूट, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन तो कॉटन। और अगर केवल पूछ दिया सिल्वर रेवोल्यूशन तो याद रखिएगा सिल्वर रेवोल्यूशन आपका है एग्स प्रोडक्शन से और पोल्ट्री प्रोडक्शन से। अंडों का उत्पादन, मुर्गियों का पालन, यह सिल्वर रेवोल्यूशन हुआ, सिल्वर क्रांति हुई। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन का मतलब है कॉटन का उत्पादन और बढ़ाना। सिल्क की बात कर लेते हैं तो भारत में कौन सा कल्चर सिल्क के प्रोडक्शन के लिए होता है? तो याद रखिएगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के तहत रेशम कीट का पालन होता है, जिससे रेशम इकट्ठा किया जाता है और फिर सिल्क का निर्माण इंडिया में किया जाता है। तो ये सारी पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द वंसदा नेशनल पार्क सिचुएटेड? केरला, असम, गुजरात, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। वंसदा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य का जो स्टेट एनिमल बनता है वो बनता है एशियाटिक लायंस। गिर नेशनल पार्क भी आपका गुजरात में ही मौजूद है, ये भी आप सभी अच्छे से जानते ही हैं। गुजरात में गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ है वो जंगली गधों के लिए काफी प्रसिद्ध है आपका, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? स्टैटिक क्विज है आपके लिए कि इन विच फील्ड इज दी धवंतरी अवार्ड कन्फर्ड? मेडिकल साइंस में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, एग्रीकल्चर में दिया जाता है, इंडियन फिलॉसफी, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन जमाने में धवंतरी नाम के एक बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, तो उन्हीं के नाम पर धवंतरी पुरस्कार, तो आप समझ गए होंगे कि मेडिकल साइंस की फील्ड में धवंतरी पुरस्कार आपका दिया जाता है। आगे बात करते हैं। एक बुक यहां पर पूछी गई है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? खान अब्दुल गफ्फार खान, चेतन भगत, अमृता साहू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या इनमें से कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई थी इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल गफ्फार खान साहब की बात करते हैं तो इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, ये पश्तूनी एक्टिविस्ट आपके रहे हैं।
और भारत में सबसे पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था वो अब्दुल गफ्फार खान ही थे। चेतन भगत की अभी हमने इसी क्लास में, आज के इसी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बुक्स आपको चेतन भगत साहब के बारे में बताई हैं। जैसे कि पहली किताब क्या थी, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, दूसरी बुक थी टू स्टेट्स, तीसरी बुक थे थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट सम वन, रेवोल्यूशन 2020, व्हाट्स यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल। ये कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं जो कि चेतन भगत साहब के द्वारा लिखी गई हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लाया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वन लाइनर के फॉर्म में है, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोग इसका सही जवाब यहाँ पर करेंगे। इसी साल आपका आर्थिक सर्वेक्षण लॉन्च हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ था 2019 और 20 का। उसके अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली उपलब्ध है, जिसे थालीनॉमिक्स भी कहा गया था। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20, विच स्टेट हैज द चीपेस्ट वेजिटेरियन थाली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है झारखंड। झारखंड में सबसे सस्ती आपकी शाकाहारी थाली सर्वे में देखी गई है। इस टर्म को यहाँ पर कहा गया है थालीनॉमिक्स, और थालीनॉमिक्स का मतलब है कि हमारे देश में समय के साथ जो थाली है, यानी कि जो फूड प्लेट है, वो गरीबों के लिए और अफोर्डेबल हुई है। मतलब समय के साथ हमारी थाली महंगी नहीं हुई है, समय के साथ महंगाई हुई है, समय के साथ लोगों की इनकम हुई है, आय बढ़ी है, लेकिन समय के साथ थाली महंगी नहीं हुई है। थाली जो है आपकी वो काफ़ी सस्ती है। तो थालीनॉमिक्स ये कॉन्सेप्ट है, और भारत में सबसे सस्ती थाली आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 2020 में झारखंड की आपकी रही है। इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा। ब्रेक्जिट का मुद्दा पिछले पूरे 1 साल तक आपका अब लगातार चर्चा में बना रहा। तो यूनाइटेड किंगडम आपका अब ब्रेक्जिट से निकल जाएगा। तो यूनाइटेड किंगडम के बाहर निकलने के बाद यूरोपियन संघ में अब कुल कितने देश बचेंगे? द यूरोपियन यूनियन हैज हाउ मेनी कंट्रीज इन इट्स ब्लॉक आफ्टर द एग्जिट ऑफ द यूके? यूके के निकल जाने के बाद यूरोपियन संघ में कुल कितने देश आपके बचेंगे, कुल कितने कंट्री आपके बचेंगे? तो अभी यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 कंट्री हैं, और यूके के निकलने के बाद 27 कंट्री आपके यहाँ पर बचेंगे। इन 27 कंट्रीज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, 27 की नहीं, टोटल 28 कंट्रीज की ही बात यहाँ पर कर लेते हैं। इनमें से 9 ही ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि यूरो करेंसी का इस्तेमाल आपका करते हैं, और कोई भी कंट्री यहाँ पर यूरो करेंसी का इस्तेमाल नहीं करता। बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, चेक रिपब्लिक है, इसके अलावा डेनमार्क है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है, स्वीडन है, यूके। अब यूरोपियन यूनियन का मतलब ये नहीं है कि सभी कंट्री यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। केवल 9 यूरोपियन कंट्री ऐसे हैं जो कि यूरो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी कंट्री अलग अलग करेंसी का ही इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, और यहाँ पर आपको मैंने फ्लैग भी दे दिया है। ये फ्लैग यूरोपियन यूनियन का है, जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्स देख रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर ज्वाइन किया है और यूरोजोन को ज्वाइन किया है। और यूनाइटेड किंगडम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूके इस यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने वाला है। तो यूके ने 1973 में 1973 में यूरोपियन जोन को आपको ज्वाइन किया था। चलिए, तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हाल ही में कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोजित किया गया था, यह किस शहर में आयोजित किया गया था? द इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर 2020 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? वैसे भारत में कानपुर शहर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कानपुर शहर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और आई थिंक कोयम्बटूर सिटी को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा जो मेला है वो कानपुर नहीं बल्कि चेन्नई में आयोजित हुआ था 2020 में। डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ सिटी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की बात करते हैं तो ये आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में हुआ था। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो ये अहमदाबाद सिटी गुजरात में आयोजित हुआ था ये महोत्सव। और काला घोड़ा महोत्सव की बात करते हैं तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट जो मेले बन सकते हैं 3-4 वो एक ही बार में टच हो गए। इंटरनेशनल लेदर फेयर तो चेन्नई, डिफेंस एक्सपो फेयर 2020 लखनऊ यूपी, सूरजकुंड क्राफ्ट फेस्टिवल तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद सिटी गुजरात, काला घोड़ा फेस्टिवल ये हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। अगर हमसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सर वेटलैंड्स कहते किन्हें हैं, आर्द्र भूमि कहते किन्हें हैं? कोई भी झील, कोई भी तालाब,
हो, जो कि लोगों के यूज़ में हो, लोगों के लिए ज़रूरी हो, लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, उसे हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। तो पूरी दुनिया में इतनी सारे नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं और तालाब हैं, इनको बचाना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के काफ़ी दिक्कत होगी। इसके लिए हमने क्या किया था, रामसर एक जगह बनती है, रामसर एक सिटी है जो कि ईरान में बनती है। रामसर ईरान में एक कन्वेंशन आयोजित हुआ था जिसके तहत पूरी दुनिया में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके महत्व को देखते हुए उनके संरक्षित करने, उनका संरक्षण कराने के लिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसके तहत भारत में टोटल आपकी 38 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और 37 के आसपास आपकी रामसर साइट्स भी बनती हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम बनती है वो बनती है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने आपसे कहा है कि रामसर एक सिटी बनती है, वो बनती है ईरान में, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ईरान में यहाँ पर रामसर एक सिटी बनती है। वहाँ पर 2 फरवरी 1971 में एक रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया था और यही रीज़न भी है कि 2 फरवरी को ही हम कौन सा डे मनाते हैं, 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी तारीख को 2 फरवरी 1971 में ईरान की रामसर नाम की सिटी में वहाँ पर रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया गया था, जिसके तहत पूरी दुनिया की जो वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने के प्रयास पर बल दिया गया था। वर्तमान में भारत में 37 रामसर साइट्स आपकी बनती हैं, याद रखिएगा 10 रामसर साइट्स हाल ही में ऐड हुई हैं, पहले 27 हुआ करती थी। अगला प्रश्न, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल किस राज्य का राजकीय पक्षी आपका बना है? यहाँ पर इमेजेस पर मत जाइएगा, अगर आप इमेजेस पे जाते हैं तो मैं बता देता हूँ, ये रही आपकी फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। आप इसकी थ्रोट यानी कि गला आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर आग के रंग का उसका गला यहाँ पर दिखाया गया है। तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल इज अ स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? तो याद रखिएगा ये गोवा राज्य का राजकीय पक्षी आपका बनता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की, तो हॉर्नबिल आपकी मैं अगर बात करूँ तो मणिपुर राज्य का भी स्टेट बर्ड बनता है ग्रेट हॉर्नबिल, और केरला राज्य की भी जो स्टेट बर्ड बनती है वो बनती है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। हिल मैना की अगर मैं बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ स्टेट में हिल मैना आपकी राजकीय पक्षी बनती है। कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इंडियन रूलर किन किन राज्यों की राजकीय पक्षी यहाँ पर बनती है? ये चारों चिड़ियाँ यहाँ पर आपको मौजूद हैं। ये रही आपकी फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, आप देख सकते हैं, ये रही आपकी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हिल मैना आपके सामने ये रही, और ये रही आपकी इंडियन रोलर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके से है, उम्मीद है आंसर सभी लोग करेंगे और तुरंत करेंगे क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन गोवा का प्राचीन नाम बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ गोवा? गोवा को गोमांचल के नाम से जाना जाता था, गोपाकपुरी के नाम से जानते थे, गोवापुरी के नाम से जानते थे, गोपाकपत्तम के नाम से जानते थे, या सभी के सभी? तो करेक्ट आंसर यहाँ होगा सभी के सभी। ये सभी जितने भी नाम हैं, गोमांचल, गोपकपुरी, गोवापुरी, गोपाकपत्तम, ये सभी गोवा के प्राचीन नाम हैं। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में कुल जिलों की संख्या 2 बनती है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। यहाँ पर प्रमोद सावंत जी यहाँ पर वर्तमान चीफ मिनिस्टर आपके बनते हैं, जबकि सत्यपाल मलिक साहब यहाँ के क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं। एक और प्रश्न आप सभी से मैं पूछूंगा कि कौन सी नदी महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के बीच में सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये तो आप जानते ही हैं। विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन महाराष्ट्र एंड गोवा? मांडोवी रिवर, ज्वारी रिवर, मापुजा रिवर, तेरेखोल रिवर, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न मैं आप सभी से पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बहुत समय पहले। अगर आपने मेरे साथ रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन किया है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। सही जवाब यहां पर बनता है तेरेखोल रिवर। तेरेखोल रिवर यहां पर मौजूद है, अगर मैं आप यहां पर देख पाए तो यहां पर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, बाकी काफी रहेगा। यहां पर ऊपर की तरफ यहां पर जो मैंने सर्किल किया है, ये जो सर्किल आपको नजर आ रहा है, इस सर्किल में यहां पर आपकी तेरेखोल रिवर मौजूद है, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच में बॉर्डर आपकी बनाती है। गोवा की बात करते हैं तो 1961 में गोवा में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, जिसके तहत गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को आपका सेलिब्रेट होता है, क्योंकि गोवा इसी तारीख को पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। अगर मैं आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न पूछता हूँ स्पोर्ट्स के क्षेत्र से कि हु रिसेंटली वॉन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल, यानी कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष सिंगल का या पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो आपका आंसर क्या होगा? और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, यानी कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का? क्योंकि विम्बलडन ओपन तो हो नहीं पाया कोरोना वायरस की वजह से,
4 ही आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वो आपका विंबलडन होता है, और सबसे जो लेटेस्ट है वो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन ही बनता है। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि सोफिया केनिन ने महिला एकल का खिताब आपका हाल ही में जीता था। यहां पर मैं आप सभी के लिए 3 प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। पहला प्रश्न यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। दूसरा प्रश्न, कामाख्या मंदिर किन पहाड़ियों पर स्थित है, या जिन पहाड़ियों पर कामाख्या मंदिर मौजूद है उस पहाड़ी का नाम क्या बनता है। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस जिले में मौजूद है। सबरीमाला मंदिर की हम बात करें तो महिलाओं के अधिकारों को लेकर पिछले पूरे 1 साल तक ये खबरों में छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना डिसीजन दे दिया है कि 800 वर्ष पुरानी जो परंपरा है, जिसके तहत 10 साल से लेकर 50 साल के उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल राज्य में आपका मौजूद है, उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता, क्योंकि सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का मंदिर है और भगवान अयप्पा आपके ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसी कंडीशन में पिछले 800 सालों से 10 साल से लेकर 50 साल से बीच की महिलाओं का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित था, जिसको लेकर महिलाएं आपका सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई और काफ़ी लंबे समय तक ये पूरा मामला चलता रहा। सबरीमाला मंदिर की बात कर देते हैं तो ये पेरियार नेशनल पार्क के एरिया में मौजूद है, और पाम्बा रिवर के किनारे आपका सबरीमाला मंदिर मौजूद है। और भगवान अयप्पा, इसे भगवान अयप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, केरल राज्य में ये मौजूद है। आपको बस ये बताना है कि यह किस जिले में मौजूद है। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बताइएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, इन दोनों प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही दिया था, लेकिन मैं आज उनको यहाँ पर नहीं विजिबल कर पाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इन तीनों प्रश्नों का आंसर देने वाले सभी विद्यार्थियों का नाम मैं कल के सेशन में ज़रूर आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को, अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो। 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, उसके एवज़ में मैंने आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो छूट गए थे वो भी शामिल कर दिए इसी सेशन में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। आप ही के लिए यूट्यूब चैनल है, आप ही के लिए यूट्यूब चैनल यहाँ पर मैंने ये बनाया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो सपोर्ट के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का लाभ यहाँ पर उठा सकें। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को, या जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं किया तो उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलने लग जाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के एक और सेशन के साथ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।